हेलो, नमस्कार। मैं स्मित कुमार आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है, हम CDS के मैथ के पेपर कर रहे हैं। अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसकी, तो इसके ऑलरेडी जो है 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, जो 2 पार्ट में है। एक मतलब हमने पहले जैसे बताया कि एवरी पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 पार्ट्स होगा। तो उसकी लिंक भी जो है वो दोनों पार्ट के आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। वो भी जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे यूपीएससी सीसेट, आईपीपीसी सीसेट होगा, सीजीएल होगा, सीएपीएफ आने वाले हैं, इन सब के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, तो उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो आज का पेपर जो है हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी 15 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है। इसके अलावा BP AC पर लंब है। त्रिभुजों PAB और PCB के क्षेत्रफलों में क्या अंतर है? मीन्स ये हमारा बता रहा है। जैसे एक पहले हम इसके लिए पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जो है इसकी क्या रहा, क्या AB 15 है, BC 20 और AC 25 है। मान लीजिए यह AC हो गया तो यह B हो जाएगी। यह जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ए बी है ये 15 सेंटीमीटर, और ये जो है BC 20 सेंटीमीटर। तो पता होगा आप लोगों को 15, 20, 25 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो इसमें बता रहा है वो ये कह रहा है, इसके अलावा BP जो है वो AC पर लंब है। ये जो है यहाँ पे AC पर लंब है। तो त्रिभुजों PAB और त्रिभुजों PCB, इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का जो कितना डिफरेंस होगा वही हमें पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो पता होना चाहिए। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री अगर ये फॉर्म कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या होने चाहिए, इसके लिए एक साइड तो हमें पता हो गया ये, बट अब ये हमें पता होने चाहिए कि इसकी जो BP की लेंथ कितनी होगी। सो ठीक है, तो वो हम निकालते हैं तो पता होगा कि इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बी की जो इक्वल टू होता है वो होता है AB इंटू BC अपॉन AC। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है AB मीन्स 15 इंटू BC मीन्स 20 अपॉन AC 25। इसको काटते हैं, ये 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब जैसे फर्स्ट मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, इसकी एरिया हमें निकालनी है। अब हम ये देखते हैं, अगर ट्रायंगल APB में यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, तो जिसमें क्या हो जाएगा, छोटा सा एक यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं। यह A है, P है, B है, ये हमारा 15 दे रखा है। ठीक है, BP जो है वो मान लो हमारा 12 है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। तो AP कितना होगा, AP जो होगा वो पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वो AP का स्क्वायर। तो AP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 225 माइनस 144 डेट इज ये देगा 81, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 9। तो अब हम ये बोल सकते हैं, हम अब जरा यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सी वैल्यू हमारी 9 हो गई। ये वाली जो वैल्यू हमारी AP जो हो जाएगा वह 9, तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। मीन्स अगर हम फर्स्ट अगर निकालते हैं तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं फर्स्ट का एरिया अगर, तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस हो जाएगा 9 और हाइट हो जाएगा 12। ये 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड का अगर हम एरिया निकालते हैं सेम टू सेम वैसे 1/2
बेस हो जाएगा 16 और हाइट हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा 8 टाइम, तो 12 इंटू 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 96 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा मिल जाएगा सेकेंड, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जरा जो दूसरे पार्ट में हम लेंगे उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जगह जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश वाले में, देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लेट द पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 A3 डॉट डॉट A3n तक हमारा दे रखा है, वो जीपी में है। अब जीपी के लिए कंडीशंस पता होनी चाहिए कि जीपी में अगर होती है, जैसे एपी जीपी एचपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब एक फिक्स नंबर से उसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल, और इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, सेम जीपी में क्या होता है, यह एक फिक्स नंबर से इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो डी रहा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे जो आर है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक, मीन्स कोई भी, जैसे ए आर अपॉन हम ए निकाल ले, या ए आर टू दावर 5, तो ए आर टू दावर 4, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो यहाँ पे रेशियो है वो यहाँ पे सेम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वो जीपी में है। अब जैसे ए एम अगर हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी वैल्यू है हमारे A1 A2 A3, मतलब एक तरह से उनका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, सबको यो एवरेज, और उसको एन से डिवाइड कर देते हैं। बट अगर जीएम में होता है, जितने भी नंबर हैं उनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, और जितनी नंबर है उतनी, जैसे दो नंबर हो गए तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यही अगर ये तीन नंबर रहेगा A1 A2 A3, तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। एन नंबर रहेगा तो उसका एन रूट निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा दे दिया है कि जीपी में है। नेक्स्ट अब यहाँ पे करा पी जो है वह जीएम है। अब देख लेते हैं, पी जो है वो हमारा जीएम हो जाएगा, मीन्स ए वन ए टू ए थ्री डॉट ए एन तक, मीन्स A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट ए एन तक, इसकी पावर मीन्स 1/n हो जाएगी, मीन्स A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट, मीन्स प्रोडक्ट ए एन तक जो होगा उसकी एन रूट जो होगी वह पी हो जाएगी। अब जैसे, अब कितने नंबर हमारे से रेस्ट बच जाएंगे, 2n, क्योंकि n हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो अब फिर n+1 से 3n तक नंबर जा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो जीएम है वो q है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा an+1, फिर प्रोडक्ट में an+2 डॉट डॉट प्रोडक्ट a3n, तो यहाँ पे कितने नंबर रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n, तो यहाँ पे इसकी यह 2n रूट निकल जाएगा। ठीक है, अब बट हमें बेसिकली निकालना क्या है, पूरे के नंबर यहाँ पे जो है सो निकालना है, इनसे 3n नंबर से जो है टोटल, उनकी जो है हमें जीएम बतानी है। ठीक है, मीन्स तब 3n के लिए जो अगर हम निकालते हैं, मीन्स A1 A2 A3 डॉट डॉट A3n, मीन्स इसकी पावर, मीन्स इसकी nth 3n रूट हमें निकालनी है। अब जरा हम इसमें अगर देखते हैं तो इसको जरा हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट an तक आएगी एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी पावर 3n रहेगी, और दूसरा जो पार्ट रहेगा an+1 इंटू an+2 डॉट डॉट A3n वाला पार्ट। ठीक है, और इसकी भी पावर 1/3n रहेगी। क्लियर है, थोड़ा सा बस समझने के, चूंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि ये एक वैल्यू जो हमारी p हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये वैल्यू A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट an जो हो जाएगा p⁴n हो जाएगी ये। ठीक है, और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा इसकी पावर 1/3n, और फिर ये हो जाएगा q, और q में हो जाएगी इसकी पावर q की पावर 2n, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी पावर 1/3।
तो ये n से n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, n से n यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो p टू द पावर 1/3 इंटू q टू द पावर 2/3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी। अब जरा हम समझा देते हैं, यहाँ पे हमने p टू द पावर n कैसे लिखा है। जैसे ये हम सिचुएशन को अगर हम यहाँ लिखते हैं, p इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट an टू दी पावर 1 अपॉन यह n, ठीक है। अब अगर हम इसका nth पावर निकालेंगे, nth पावर निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम n पावर से मल्टीप्लाई, मतलब इसका रूट मतलब nth पावर हम निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमें आ जाएगा पी एन इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट an। तो सिमिलरली जो हम पी एन की वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं, वैसे ही हम टू एन की पावर टू टू पावर 2n की भी वैल्यू रखते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन के लिए जो है उनके स्पेस को भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, तो वैसे देख लेते हैं, हिंदी वालों के लिए भी सही रहेगी। वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, मीन्स वाई का जो है वह सीपी, जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य मीन्स जेड के एसपी के बराबर, मीन्स हम ऐसे बोल रहे हैं, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन वाई, और जेड वाई अपॉन जेड 5/4 है, तो जेड अपॉन वाई हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट का। तो प्रॉफिट अगर हम परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो सीपी हमारा है 4 इंटू 100, तो ये जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25%, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा, साधारण ब्याज पर लगाई गई एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं कि मूलधन अगर जो है हमारा 100 रुपया है, ठीक है, मूलधन जो है 100 रुपया है, तो अमाउंट मीन्स निश्चित धन कितना हो जाएगा 300, मीन्स हमारा ब्याज जो एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित धन माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे दिया है कितना, 8 वर्ष है, तो यहाँ से हम रेट निकालते हैं, तो रेट पता है हमें क्या होता है, ब्याज गुना 100 मीन्स 200 गुना 100 उल्टा मूलधन गुना समय, तो 100 गुना टाइम कितना है 8, ये 100 से 100 कट गए, ये हो जाएंगे 25% पर एन। अब करो, और अब इस तरह से हम निकाल लेगा 20 वर्षों में, तो पहले तो हमें 20 वर्षों के लिए पहले इसका हमें एस आई निकालना पड़ेगा, एस आई 20 ईयर का, तो 100 पी आर टी मीन्स पी इंटू आर 25 इंटू टी, टाइम दे रखा है 20/100, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, 500 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अमाउंट अगर हम निकालते हैं कि 20 ईयर में कितना हो जाएगा, तो पी प्लस एस आई होता है, मीन्स 100 प्लस 500 मीन्स 600 हो जाएगा, मीन्स इनिशियल जो है 100 से जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 600/100 जब हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें समय, ये 6 टाइम हो जाएगा। क्लियर है, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बी मीन्स 6। अब कह रहा है कि x व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम x+5 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए काम के बराबर है, तो x का मान क्या है। अब जैसे पता है कि x व्यक्ति x+1 दिनों में जितना काम कर रहा है उतना ही काम जो है x+5 व्यक्ति जो है वो x-2 दिनों में कर रहा है, इस दोनों काम इक्वल है, तो x व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में काम जो कितना होगा, तो x इंटू x+1, और यही इक्वल हो जाएगा x+5 व्यक्ति द्वारा x-2 दिनों में किया गया था। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और इसको अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। अब x² से x² कैंसिल हो गया। अब अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 10
एक्स प्लस 2x माइनस 5x इक्वल टू -10। तो 3x माइनस 5x इक्वल टू -10, यहाँ से हम निकालते हैं तो -2x इक्वल टू -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, x की वैल्यू हो जाएगी 5, दैट इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पे कर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए 5 रेशियो 7 रेशियो 6 है। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें पता है जैसे a एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, b यहाँ पे है, यहाँ पे है, c यहाँ पे, मीन सभी जो है दो टर्म है। मीन जैसे 2a प्लस 2b प्लस 2c इनको ऐड करते हैं तो 5 प्लस 7 प्लस 6, मीन्स इसमें से हम ब्रैकेट कॉमन ले लिए तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 प्लस 7 12 प्लस 6 18, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा ये 9, टू से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 9। अब हमें इंडिविजुअल जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे देखिए एक हमारे यहाँ पे माइनस बी हो रहा है, एक यहाँ पे हमारा माइनस सी हो रहा है, मीन्स a प्लस सी की वैल्यू तो हमें पता है कि कितना हो जाएगी, a प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 6। फिर जो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू जो है दे रखा है स्टार्टिंग में 5। अब देखो जरा इन दोनों को, अगर हम a प्लस बी प्लस सी 9 है जिसमें से a प्लस सी 6 है, तो यहाँ से हमें मिलेगी b की वैल्यू, तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे a प्लस बी 5 है तो यहाँ से क्या होगा, हमें c की वैल्यू मिलेगी, तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है, ये a माइनस बी प्लस सी है बेसिकली, अगर हम इसको बोले तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस सी माइनस बी रेशियो a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस सी की वैल्यू हो गई 6 माइनस बी तो -3 रेशियो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 5 माइनस सी तो -4, तो ये हो जाएगी 3 रेशियो 5 माइनस 4 1, तो 3 रेशियो 1 जो है वो हमारा ऑप्शन ए है ओनली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मान लीजिए 1000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद x है, ठीक है। और 1000 रुपए की धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज y है, तो x और y के बीच हमें अंतर यहाँ पे पता करना है। तो जैसे पता होगा कि सी आई इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t माइनस 1। हम यहाँ से अगर p की वैल्यू, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है वो हम देख लेते हैं। पहले इसके अगर देख लेते हैं तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1000, 1 प्लस r मीन्स 10/100 या इसकी पावर 3 हो जाएगी -1, ये क्या कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, ये 1 प्लस 1 बटा 10 तो 11 बटा 10 उसकी क्यू अगर है, मीन्स 11 बटा 10 की क्यू -1, तो ये 1000 इंटू 11 की क्यू कितना होता है 1331 बटा 1000 माइनस 1 है, मीन्स माइनस जो है वो 1000 इसमें से हो जाएंगे, एलसीएम लेकर हम निकालेंगे तो इस कंडीशन में 1000 से 1000 ये कैंसिल, तो 1331 माइनस 1000 तो ये हो जाएगा 331, ये हमारा सी आई हो गया, मीन्स ये वैल्यू जो हो गया हमारा एक्स है। अब ए साइन निकालते हैं जो वैल्यू वाई है, तो ये पता है कि पी आर टी अपॉन 100, तो पी की वैल्यू यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी पी की वैल्यू 1000 है, आर की वैल्यू 11 है और टी की वैल्यू 3 है अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 33 गुना 10 तो ये हो जाएगा 330। अब दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं एक्स माइनस वाई, तो 331 माइनस 330 डेट इज 1 रुपये का अंतर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब इसका एक दूसरा तरीका है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनका 10% जो है वो हमारा सी आई रेट है, इसका मतलब क्या हो गया 10/100, मीन्स ये हम काट देंगे, मीन्स ये 1/10 हो रहा,
और चूंकि ये 10% इंक्रीज कर रही है वैल्यू ना, जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज जब कर जाएगी तो ये वैल्यू 11/10 होगा। मीन्स फर्स्ट ईयर में वैल्यू 10 से 11, सेकेंड ईयर में भी वैल्यू 10 से 11, थर्ड ईयर में भी वैल्यू 10 से 11। इन सभी तीनों को हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं लेफ्ट साइड। तो 1000 जो बेसिकली हमारे पास जो सम है वो जो हो जा रहा है 1331, चूंकि इतना ही हमें दे भी रखा है, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम इनके बीच का जो डिफरेंस है 331, ये हमारा एक्स हो जाएगा, मीन्स सी आई। ठीक है। और ये एक साल में हर साल जो है यहाँ पे वैल्यू जो एस आई की जो रेट है वो एवरी ईयर सेम रहती है। तो एक साल की 11% है, 3 साल में 33%, मीन्स 1000 का यह जो है 33% जो है वही हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 310, ये वैल्यू वाई। अब यहाँ से हम एक्स माइनस वाई देखते हैं तो 331 - 330 मीन्स 1 रुपये का। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, चलो मान लेते हैं यह ए बी है 6 सेंटीमीटर, बी सी 18 है, सी डी 6 है। चलो मान लीजिए सी है, बी सी जो है बी सी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। डी ए, अच्छा सी डी जो है वो हमारा यहाँ से मान लेते हैं, सी डी जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो है हमारा डी ए जो है वो फिर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नॉट टू स्केल है ये फिगर। तो यदि विकर्ण बी डी एक्स है, ये हमारा विकर्ण हो गया, मीन्स डायगोनल, ये वैल्यू एक्स हो गया। तो कौन सा सही है, मीन्स एक्स की जो रेंज होगी वो हमें बतानी है कि कितने से कितने के बीच में है। तब जैसे हमें पता होगा, पहले हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज में है, जैसे मान लेते हैं ये साइड ए है, यह साइड बी है, यह साइड बी। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स कोई भी दो साइड का जो सम होगा वह तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर देन होगा। जैसे ए प्लस बी कर लिए तो सी से ग्रेटर होगा, ए प्लस सी कर लिए तो ए बी से ग्रेटर होगा, बी प्लस सी कर लिए तो ए से ग्रेटर होगा। एक तो वैल्यू होता है, और जो इनका डिफरेंस होता है लेस देन थर्ड साइड, मीन्स कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से स्मॉलर होता है। ठीक है। तो ये चीज अगर हम सेम इन ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी में मीन्स एक्स का जो रेंज होगा, जैसे हम यहाँ पे हम अगर बोले इसके अकॉर्डिंग, तो पहले जो डिफरेंस होगा उससे बड़ा होगा, और जो सम है उससे छोटा होगा। मीन्स 10 - 6 जो डिफरेंस हो गया इससे बड़ा होगा एक्स, और छोटा होगा किससे, 10 + 6। मीन्स हम ये बोले तो 4 लेस देन एक्स लेस देन 16, ये एक हमारा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो इनका डिफरेंस मीन्स 18 - 6 लेस देन एक्स, एंड 18 + 6 इज ग्रेटर देन एक्स। मीन्स अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 लेस देन एक्स लेस देन 24। अब ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो पहले अगर हम ये देखते हैं लोअर लिमिट 4 लेस देन एक्स, 12 लेस देन एक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पहला के अकॉर्डिंग है कि एक्स की वैल्यू 4 और 16 के बीच में है, और दूसरी 12 और 24 के बीच में है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे करा कि 12 से शुरू ही हो रहा। ठीक है। तो हम 4 5 6 वाली वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो 12 से तो शुरू हो रहा हो जाएगा। ठीक है। 12 लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन कितना होगा, 16 जो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे 24 है, तो ये 16 तक ही जो है वो अप्लाई करेगी। ठीक है। ये जो लॉजिकल क्वेश्चन था इसको समझना था। तो 12 लेस देन एक्स लेस देन 16 मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश
मीन्स क्वार्टर वृत्त में स्मॉल आर त्रिज्या वाला एक अंतर्गत वृत्त खींचा जाता है, तो आर कैपिटल आर का स्मॉल आर से, जैसे मान लेते हैं पहले चतुर्थांश का क्वाड्रेंट जो है हम यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब इस तरह की इसमें अंतर्गत मीन्स इसके अंदर जो है एक स्मॉल आर का एक हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका सेंटर, तब कुछ करते हैं, यह ए है, बी है, यह तो ओ है, ठीक है। बड़े वाले का सेंटर, इसका वाले का सेंटर मान लेते हैं यह हमारा ओ डैश है, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो यह आर हो जाएगी, तो ये भी आर हो जाएगी। पता है कि यह जो पार्ट है यह हमारा एक स्क्वायर बनाता है। मान लेते हैं यह ओ डैश हो गया, यह एम हो गया, यह एन हो गया, ठीक है। तो ओ डैश एम ओ एन जो हो जाएगा वह हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी साइड कितनी हो जाएगी, आर स्मॉलर। तो इसका जो ये पार्ट जो होगा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायगोनल जब हो जाएगा तो डायगोनल कितना होता है, इसका जो डायगोनल हो जाएगा मीन्स ओ ओ डैश हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो ये हो जाएगा √2 आर। और ये यहाँ तक जो है पार्ट आर है, मान लेते हैं यह पार्ट अगर क्यू है, ठीक है। तो पूरा जो पार्ट हो जाएगा एक तरह से हम बोल सकते हैं ओ क्यू ही जो है वो कैपिटल आर के भी इक्वल होगा, मीन्स जो क्वाड्रेंट है उसके रेडियस के इक्वल। और इसमें अगर हम देखते हैं तो ओ आर को जो है हम लिख सकते हैं पहले ओ ओ डैश प्लस ओ डैश क्यू इक्वल टू आर। तो ओ ओ डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास √2 आर है, प्लस ओ डैश क्यू तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो इसकी वैल्यू स्मॉल आर है इक्वल टू आर, ठीक है। अब हम यहाँ से स्मॉल आर कॉमन ले लिए, तो ये हमारे बच जाएगा √2 प्लस 1 इक्वल टू आर। तो हमें क्या कैपिटल आर का स्मॉल आर से निकालना है, मीन्स √2 प्लस 1 इक्वल टू आर अपॉन आर, मीन्स ये हो जाएगी मीन्स √2 + 1 रेशियो 1 जो हो जाएगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर का यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा करा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी है और सी डी बराबर डी ए है, ठीक है। देखते हैं, यह ए बी सी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी है, और फिर सी डी इक्वल टू डी ए। मीन्स जिस तरह से काइट का जो फिगर होता है ये सेम टू सेम वही है। तो पता होगा इसमें क्या होता है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ए सी जो है वो हमारा 6 है और बी डी इक्वल टू 12 है। तो इस चतुर्भुज का मीन्स क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पता हो कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, मीन्स डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे मान लेते हैं यह हमारा H1 हो गया, यह हमारा H2 हो गया। ऐसी हमारा डायगोनल दे रखा है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है उनकी लेंथ, मीन्स हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 ए सी H1 प्लस H2। तो 1/2 इंटू ए सी की जो वैल्यू है वो हमारी 6 है, और H1 प्लस H2 मिलकर ही जो है मीन्स ये पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा क्या, बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और बी डी की वैल्यू जो है वो 12 है, तो 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 12 इंटू 3 ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 3a इक्वल टू कॉट a माइनस 22 डिग्री। अब ये जो है कंप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है। जब ये भी इस टाइप के अगर कहीं पे हमें दे रखा हो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, अगर तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, उसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, मीन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सेम केस जो है वो tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा है, तो यहाँ भी वही चीज होता है, थीटा प्लस अल्फा
90 डिग्री cos x इन सभी के साथ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मीन्स 3a प्लस, जैसे ये हमारा थीटा हो जाएगा तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, तो 3a प्लस a माइनस 22 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री मीन्स 112 हो जाएगा ये 112 डिग्री। तो यहाँ से एक ही वैल्यू अगर निकालते हैं तो 112 अपॉन 4 जब करते हैं तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा है, जहाँ पे थीटा जो है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, ये पता हो कि ये आइडेंटिटी ही है और इसकी वैल्यू जो होती है, या हम ऐसे डायरेक्ट बोले मीन्स यह वैल्यू ही होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल, या फिर कहीं कहीं ये ऐसे भी मिलता है 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आ जाता है। कैसे? जैसे थोड़ा सा हम इसको पहले देख लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू इसका हम जैसे रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे भी रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का प्रोडक्ट, जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू कितना होता है 1 के इक्वल। तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे इस आइडेंटिटी का जो वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसको अगर हम आप कंपेयर कर जैसे करते हैं तो इसका मतलब क्या है, पी की वैल्यू हमारे पास 1 है और क्यू की भी वैल्यू 1 है। अब पी प्लस क्यू करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, यह सी हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे आता है ये मैं किसी और वीडियो में ये बता दूंगा कि ये आइडेंटिटी को सोल्व करने पे कैसे जो है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा या फिर 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा कैसे आता है। सो अब यहाँ पे कह रहा है 6 मीटर की ऊंचाई वाले एक टावर, इंग्लिश वाले में देख लेते हैं थोड़ा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। जैसे मान लेते हैं यह टावर है, डिस्टेंस ए बी 2 पॉइंट है बेस के, टावर के बेस से, मीन्स टावर की हाइट जो है यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 6 मीटर। यह ए है, ये पॉइंट बी है। ये कह रहा जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो कह रहा है x प्लस 6 है। मान लेते हैं यह O है तो यह M हो गया। एंड सेम स्ट्रेट लाइन में है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये जो फॉर्म करते हैं ना यहाँ पे मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि एक दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मीन्स ये अगर थीटा है तो ये जो है वो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाए। अब तो ये डायरेक्ट होता है, एक फॉर्मूला भी है, जब ये कम्प्लीमेंट्री फॉर्म करता है तो जो हाइट होती है जो भी यहाँ पे टावर है वो इनके जो दोनों डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब बट हम जरा समझ भी लेते हैं कि ये कैसे बेसिकली होता है। जैसे मान लेते हैं हम टेन थीटा निकालते हैं एम ओ ए ट्रायंगल में, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा ओ एम अपॉन ए ओ मीन्स 6 अपॉन एक्स। फिर वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा हम ये अगर हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ बी मीन्स ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स प्लस 6। दोनों को अगर हम ये वैल्यू जो पता होगा कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट थीटा के इक्वल। अब दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा इक्वल टू यह 6 इंटू 6 न्यूमरेटर में 36 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये हमें वैल्यू फैक्टराइज करने पे मिलता है एक्स प्लस 9 इंटू
सॉरी, ये जो है यहाँ पे वैल्यू जो दे रखा है ना, x+5 है ये। ठीक है, यह जो है हमारा x+5 है। x+5 तो 9 और 4 बनाएगा, तो ये हो जाएगा x-4 इक्वल टू, यहाँ से हमें x इक्वल टू -9 मिलेगी, तो निगेटिव वैल्यू कभी हट नहीं हो सकती, और यहाँ से वैल्यू हमें x इक्वल टू 4 मिलेगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी कि फर्स्ट पॉइंट जो है ओ, जो यहाँ पे टावर है उसके बेस से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज 4। नेक्स्ट कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल जिसमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3√3/2 तब कैन बी इक्विलेटरल। अगर चेक कर लेते हैं इसके हम अपोजिट से, कि अगर इक्विलेटरल है तो क्या ये वाकई ये साइन ए साइन प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3√3/2 आ रहा है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी मीन्स 3 इंटू साइन 60 डिग्री, तो 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 3√3/2। ये तो हमारा इस कंडीशन को जस्टिफाई करे जाए तो मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ भी करा कि कैन बी लिटरल, इसके भी हम अपोजिट से अगर सोल्व करते हैं, यहाँ भी अगर सेम वैल्यू मीन्स cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए, मीन्स 3 cos थीटा, मीन्स अगर सभी के बदले हम थीटा, सभी एंगल इक्वल है मीन्स 60 डिग्री, तो 3 cos 60 डिग्री, तो 3 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 3/2। ये वैल्यू भी हमें जस्टिफाई करेगी, मीन्स ऑफ स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ियां ए और बी दिल्ली से हैदराबाद के लिए एक ही दिन, एक 7 AM पे और एक 7:50 पे निकलती है। मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है। एक निकल रहा 7 AM पे और दूसरी निकल रहा 7:50 पे, तो इनके बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 50 मिनट, मीन्स 50/60 आवर है, मीन्स इतना टाइम जो है हमारा जो फर्स्ट रेलगाड़ी है जो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो पहले चल जाएगी, तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर कर लेगा जब दोनों 7:50 पे एक साथ से चलना अगर शुरू करती है। तो फर्स्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा, तो पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम हमारा 50 मिनट 50/60 आवर में होगा, क्योंकि हमने आवर में से चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो भी आवर में दे रखी है, इनटू हम 80 कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/6, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 40, मीन्स 200/3 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रेन है वो इतना ट्रेवल कर चुकी है। पूरा दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर के बाद जो है वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो अच्छा, पहले इतना किलोमीटर जो है वो आगे है ट्रेन ए है, सो ठीक है, ट्रेन बी से, तो पहले इतना कोई उसको टच करने में जो है, मीन्स एक साथ, मीन्स एक उसको ओवरलैप करने पे जो है पहले कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ फिर अब हम टाइम निकालते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारा ये हो गया 200/3, और स्पीड चूंकि दोनों रेलगाड़ी यहाँ पे जो है दिल्ली से हैदराबाद जा रही, मीन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही, तो यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीड हो जाएगी वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल, तो 100 - 80 दैट इज ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो टाइम जो हो जाएगा हमारा ये इसे कट जाएगा 10, मीन्स 10/3 आवर, करेक्ट। ठीक है, अब हमें फिर पता करना है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स इतना टाइम तक तो पहले उसको ट्रेन बी को लगेगा ट्रेन को ओवरलैप करने में, वहां तक आने में ही। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है बेसिकली
वो हमारी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो हमारा दे रखा है 10/3, और स्पीड बेसिकली हमारी कितनी हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी, जैसे दोनों अब एक एक ही साथ गए हैं ना, ठीक है, जैसे ये समझो आप, ऐसे यहाँ से पी पॉइंट से मतलब मान लेते हैं ये पी है, पी से चलना शुरू किए, और ये दोनों यहाँ से चलती है, बाद में कहीं ये क्यू के मिल जाती है, तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यही हमें पता करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से अगर हम ये करते हैं, पहले फिर कौन सा था, 100 किलोमीटर से चल रही है ये वाली, तो ये स्पीड को अगर हम ले लेते हैं, तो मीन्स ये हो जाएगा 1000/3 आनी चाहिए इसकी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्रत्येक 10%, 20% और 50% बढ़ा दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में, अब जैसे देखा फिर हमने देखा 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, और इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 11/10 से हो जाएगा। फिर 20% अगर से हम देखते हैं, तो 20% मतलब कि 20/100, मीन्स 1/5, और जब ये इंक्रीज कर रहा तो ये वैल्यू एक इंक्रीज कर लेगी तो 6/5 हो जाएगी। 50% का मतलब क्या हुआ, 50/100 मीन्स 1/2, और जब ये इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू 3/2 हो जाएगी। मीन्स पहले जो इसके जो डायमेंशन थे, मीन्स लेंथ जो थी वो पहले 10 था, 10 से अब ये 11 हो गया। ब्रेथ जो थी पहले मान लियो 5 था, तो 5 से अब वो 6 हो गया, और हाइट जो है पहले 2 था तो अब वो 3 हो गया। तो ये हमारा जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम देगा इनका प्रोडक्ट, और इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा फाइनल वॉल्यूम देगा, मीन्स इंक्रीज होने के बाद। तो 10 × 5 50 × 2, तो ये हो जाएगा 100, और ये जो वॉल्यूम हो जाएगी मान लीजिए V2 है, तो 11 × 6 66 × 3 198, 100 से 198 कितना से बढ़ गया, 98% से बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि पी क्यू आर में 9400 रुपये इस प्रकार बांटे जाते हैं कि यदि उनके संबंधित हिस्सों में से 93 रुपये, 24 रुपये और 55 रुपये कम कर दी जाती है, तो उनके पास धनराशि जो है वो 3:4:5 के अनुपात में रहती है, तो ठीक है। अब टोटल मिलाकर तीनों में से हम कितना कम करेंगे, तो इनको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो 5 4 9 और 3 12, तो 2 हासिल 1, 5 2 7, 7 9 16 और 1 17। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट अब जो रेस्ट बच जाएगी, 9400 माइनस 172, तो ये हो जाएगा 9228। ठीक है, 8 2 7 9 1 10, 2 3 4, हाँ ठीक है। अब इस अमाउंट को जो है वो 3:4:5 के रेशियो में बांटना है, जिसमें पी को कितना मिलेगा, तो 3 टोटल अमाउंट जो रेशियो हो जाएगा, 3 + 4 7 और 5 12, और टोटल अमाउंट 9228। तो 12 से अगर इसको हम काट देते हैं, 12 सत्ते 84, 8 2, 12 छक 72, 1 0 10, और फिर 8 मीन्स 1 0 8, तो 12 × 9 108, तो 769 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 27, ऐसे भी दिखा, अब चूंकि यूनिट प्लेस के साथ आ गया तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, इतना भी हम करके छोड़ देंगे। और फिर अगर आगे पूरा कर लेते हैं, 18 तो 20 के 0 हासिल, तो 7 21 23। ठीक है, तो 2307 रुपये जो होगा वो हमारा पी को प्राप्त होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि पी स्क्वायर वेरीज एज आर, क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, पी और क्यू इक्वल नहीं है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, मीन्स मीन्स यहाँ पे पी स्क्वायर वेरीज एज आर, तो पता है कि ये जो साइन अगर है, हम प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाते हैं, तो एक हम कांस्टेंट डाल देते हैं, मान लेते हैं कांस्टेंट k1 है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू k1 आर। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल है, अगर पहले मान लेते हैं आर के, मीन्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू k2 आर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट प्लस क्यू